स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारा देश वो देश है जहां पे माँ बाप को भगवान का रूप माना जाता है, इनफैक्ट भगवान से बड़ा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज बदलता चला गया, हमारे पेरेंटिंग तरीके भी बदलते चले गए और आज हम उस मुकाम पे आके खड़े हैं जहां पे आज मॉडर्न जनरेशन, इनफैक्ट मेरी जनरेशन के बाद में जो जनरेशन है, ये मानती है कि उनके पेरेंट्स काफी रूड हैं, उनके पेरेंट्स शायद बैड हैं। एक छोटा सा सवाल ये है, इंडियन पेरेंट्स would starve themselves in order to fulfill the stomach of their children. वो अपना सोना, जमीन, जायदाद सब बेच देंगे, ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनके बच्चे एजुकेटेड हो। वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनकी कमर चरमरा नहीं जाए, टूट नहीं जाए, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके, अच्छा कंफर्ट जोन दे सके। बट येट पैराडॉक्स ये है, इंडियन पेरेंट्स इतने ज्यादा सैक्रिफाइजल तो हैं, लेकिन इतने इमोशनली डिस्टेंट क्यों हैं, इमोशनली नम क्यों हैं? आज के बच्चे अक्सर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मेरे पापा ने कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे हग नहीं किया। अरे वो सैक्रिफाइस तो करते हैं, मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मैं इमोशनली अकेला फील करता हूं। कुछ लोग इसको पेरेंटिंग फेलियर मान लेंगे, कुछ लोग शायद पेरेंट्स को ब्लेम कर देंगे, लेकिन मैं इसको सोशियोलॉजिकल इनहेरिटेंस मानता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि इंडियन पेरेंट्स इतने ज्यादा टफ क्यों होते हैं, इतने ज्यादा रफ क्यों होते हैं, और क्या ये पेरेंटिंग के तरीके कुछ हद तक बदले हैं आज के जमाने में। जब हम जेन जी के पर्सपेक्टिव से देखें, जेन जी और पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है, और किस तरीके से इस इश्यू को शायद हम एक अच्छी डगर पे लेके जा सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट कैन बी रिड्यूस्ड। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंड्रोम और क्राइसिस इन देयर लाइफ। इन सबको समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारी बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है इंडियन पेरेंटिंग्स के बारे में। किस तरीके से ठाकुर भानु प्रताप सिंह की पेरेंटिंग से लेके आज की पेरेंटिंग अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि इंडियन मूवीज रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग इंडियन मूवीज, बाय ऑब्जर्विंग देयर फैक्ट्स, रियलिटीज, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड सब्जेक्ट्स लाइक दैट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर्स। इंडियन पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप शायद इससे ताल्लुकात नहीं रखें या एग्री नहीं करें, बट येट लेट्स बी ओपन टू अंडरस्टैंड सर्टेन पर्सपेक्टिव्स। इंडियन पेरेंट्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंडियन फैमिली के अंदर फादर को हमेशा प्रोवाइडर माना जाता है। वो जो एक शेर होता है ना, जो पूरे एक फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वैसी इमेज होती है जहां पे उसे टफ होना उसकी मजबूरी बन जाती है, चाहे उसकी इच्छा के विपरीत क्यों ना जाए। सो फादर इज ऑलवेज ए साइलेंट प्रोवाइडर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो इंडियन पेरेंट का दिखाई देता है, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ही लव मानी जाती है। हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर प्यार का मतलब हग्स नहीं है, प्यार का मतलब बार बार आई लव यू बोलना नहीं है। जैसे वेस्ट के अंदर ये पेरेंटिंग है, हो सकता है वो उनके लिए अच्छी हो, लेकिन हमारे यहां पे प्यार का मतलब हमेशा साइलेंट लव रहा। हमारी साइलेंस ही हमारा प्यार थी कि बेटा आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। इस कैमरा को चेंज करके लैपटॉप आ तो जाएगा ना। अरे यार, फरहान के पापा ने उसे डायरेक्टली आई लव यू नहीं बोला। फरहान के पापा ने अपना प्यार दर्शाया इस तरीके से कि बेटा कैमरा छोड़ के तुम्हारा, ये लैपटॉप छोड़ के कैमरा आ तो जाएगा ना तुम्हारा, और कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो मांग लेना, हिचकिचाना मत। ये तरीका था प्यार को एक्सप्रेस करने का। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशन एक डिस्टेंस पे रखा जाता था। क्यों? थोड़ी देर में समझेंगे कि इमोशन एक वीकनेस मानी गई हमेशा हमारी, स्पेशली जब हम फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मोहब्बतें पिक्चर अगर आपने देखी है, चाहे अपनी बेटी को किसी से प्यार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इमोशन, वो सभ्यता, वो परंपरा, वो अनुशासन, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट मानी गई, क्योंकि इमोशंस एक्सपोज्ड यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये है
अनस्पोकन गुड बाय। आपने कई पिक्चर ऐसी देखी होगी जहां पे माता पिता एक अपने बेटे को छोड़ने जाते हैं किसी जॉब के लिए या किसी एजुकेशन के लिए, स्टेशन पे खड़े रहते हैं, बच्चा टाटा बाय बाय कर रहा है, वहां जाके वो आई लव यू, हग, वो सारी चीजें नहीं है। बस वो अंदर एक दर्द फील होता है, अंदर एक भारीपन फील होता है, अंदर वो सारी हग, आई लव यू, सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेशन नहीं आता है। तो these are the silent goodbyes which we often have। फरहान के पापा का शायद एक्सप्रेशन उस तरीके का ही रहा इस मूवी के अंदर, थ्री इडियट्स में। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इंडियन पेरेंट्स के, शायद आपने भी अपनी फैमिली में देखे और मैंने तो डेफिनेटली मेरी फैमिली के अंदर देखा है। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हमारे लव की परिभाषा चेंज हो गई, लव ज्यादा कॉन्फ्लुएंट हो गया, लव ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, लव के एक्सप्रेशन करने के तरीके अलग हो गए। एक जमाना था वैलेंटाइन डे गुलाब से बनाया जाता था, लेकिन आज शायद एक आईफोन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर लव। इनफैक्ट इन माई वर्ड्स द लव इज टुडे बिकमिंग मोर मटेरियलिस्टिक एंड टू एन एक्सटेंट इट इज बिकमिंग, इफ नॉट मटेरियलिस्टिक, मच मोर एक्सप्रेसिव इन नेचर। आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, बिना एक्सप्रेस किए नहीं समझेंगे कि आप उनसे प्यार करते हो। यार आपने मुझे बोला ही नहीं दैट यू लव मी, आई थॉट पापा आप मुझसे हेट ही करते हो। और इसके कारण बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, बहुत सारे एस्पेक्ट हुए। एक जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि साइलेंस का मतलब केयर होता है। इस पर्टिकुलर सीन को देखो आप, टेक केयर ऑफ हर, शी इज माई डॉटर। ये दिल चाहता एक मूवी है, उसका सीन उठाया है यहां पे कि यार मेरी बिटिया है, मेरी राजा बिटिया है, मेरी रानी बिटिया है, इसका ध्यान रखना। यही है हमारे लिए प्यार, साइलेंस, ये केयर का तरीका है, which may be different from some other society, but this is how our Indian parents have often been in Indian society। अब सवाल ये आता है कि हिस्टोरिकली हमारे यहां पे लव की परिभाषा का मतलब था, लव वाज ऑलवेज एम्बेडेड इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है, ड्यूटीज फुलफिल की है, तुम्हें अच्छे से पाला पोषा है, तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये मान लिया जाता था। My love was proven if I am able to fulfill my duties। कुछ गलत था नहीं, कुछ भी गलत नहीं था, समाज आराम से चल रहा था, ठीक से चल रहा था, बट धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आने लगे। तो शायद जो वेस्ट में एक्सप्रेसिव लव का जो तरीका था वो इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा आने लगा, एंड एज अ रिजल्ट शायद ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये परिभाषा लव की अब शायद हमें समझ में नहीं आती। हमारी भाषाएं बदल गई प्यार करने की। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में इतनी हार्ड पेरेंटिंग क्यों हुई? और भी सर, इंडिया ही सिर्फ कल्चरल सोसाइटी नहीं है, और भी समाज है जिनकी अपनी सभ्यता रही, जहां पे अपना कल्चर रहा, जहां पे ऑर्थोडॉक्सी भी रही, बट इंडिया के अंदर इतनी हार्ड पेरेंटिंग क्यों होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, अगर ये बात आप देखो तो मेजरली डेवलपिंग वर्ल्ड और अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर आपको पेरेंटिंग ऐसी दिखाई देगी, जहां पे क्या चीज हो रही है कि हमारा समाज जो है ना एक सर्वाइवल सोसाइटी से गुजरा हुआ है। इंडियन सोसाइटी वाज ऑलवेज अ सर्वाइवल सोसाइटी। 1965 के अंदर पहली बार हमारा फूड ग्रेन के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। हमारा देश वो था जहां फेमीन्स घटती थी, भुखमरी घटती थी, गरीबी थी। इस सर्वाइवल सोसाइटी के अंदर सॉफ्ट पेरेंटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक उसी तरीके से मान लो आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए, तो जंगल के अंदर आपको जंगली बनना पड़ेगा, आपको टफ बनना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है किसी फूड चेन या फूड वेब के आप शिकार हो जाओ। तो हम हमेशा हमारे पेरेंट्स की हमेशा एक इच्छा रही, हमेशा एक कोशिश रही कि मेरे बच्चे टफ हो, इजीली टूटे नहीं। और देखो जब उस टाइप की पेरेंटिंग थी, लुक एट द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटीज। आज एक बच्चा छोटी सी चीज से इंस्टाग्राम में कोई कमेंट कर देता है तो डिप्रेशन में चले जाता है। लेकिन हम वही बच्चे थे एक जमाने के अंदर जहां पे स्कूल के अंदर बेइज्जतियों पे बेइज्जती हो रही है, डिफरेंट लेबल्स आ रहे हैं, मैंने इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, बट यस कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा नहीं। हम आज भी आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। Why? We have been there, we have done that, we have gone through and that made us tough, that made us strong। शायद इसीलिए इंग्लिश की कहावत थी, that which does not kill you makes you stronger।
साहब अब ये सर्वाइवल सोसाइटी का मतलब होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल सोसाइटी? सर्वाइवल सोसाइटी वो होती है जहां पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे गरीबी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इंस्टेबिलिटी हो, कल्चरल डोमिनेशन हो, जहां पे मूल रूप से सिद्धांत होता है कि जिंदा रहना है, ना कि लग्जरी को कंज्यूम करना है। और इन सर्वाइवल सोसाइटीज के अंदर यह देखा जाता है कि इमोशनल होना या प्यार को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा लग्जरी है। अरे यार, आज भी हमारे जनरेशन के जो हस्बैंड वाइफ है या अपने फादर के साथ या मदर के साथ जो रिलेशनशिप है, आज भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बकायदा आज तक मैं मेरी मम्मी को नहीं बोल पाया मम्मी आई लव यू। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है यार, होता है। बट वहीं पे मेरे बच्चे हर रात मुझे आई लव यू बोल के सोते हैं। दिस इज हाउ द मैटर ऑफ एक्सप्रेशन हैव चेंज्ड। तो सर्वाइवल सोसाइटीज के अंदर कोई दूसरा स्कोप नहीं होता है एक्सेप्ट हार्ड पेरेंटिंग। और इसी हार्ड पेरेंटिंग के चलते हमारे पेरेंट्स जो उस सोसाइटी में रहे, उनका सोशलाइजेशन भी वैसा ही हुआ। और उसके कारण क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स कुछ ऐसे सवाल बच्चों को पूछते हुए मिलेंगे आपको। और अगर आपको मिले हैं तो डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एटलीस्ट दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी दैट यस माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेरेंटिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या तुम सेफ हो ना बच्चा, पहुंच के फोन कर देना, आर यू सेटल्ड, पैसों की कोई प्रॉब्लम है क्या, पैसे कमा रहे हो। लेकिन वहीं पे जब अमेरिका या वेस्टर्न सोसाइटीज में जाएंगे तो पेरेंट्स कैसे सवाल पूछने हैं ये देखो, आर यू ओके, आर यू फीलिंग लोनली, आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग। अरे यहां पे कंफ्यूजन इंडिया के अंदर सिर्फ इसका पूछा जाता है कि कौन सा कंफ्यूजन है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, बात खत्म हो गई। ये क्या करियर के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो। हमें सिखाया गया 9 साल से 10 साल से कि भैया, ज्यादा 9 साल या 10 साल की उम्र से कि भाई क्या बनना है तय कर लो। लेकिन वहीं पे वेस्ट के अंदर लिव योर लाइफ मैन, एंजॉय योर लाइफ, यू ओनली हैव वन लाइफ हियर। कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं सर्वाइवल सोसाइटीज के अंदर और कुछ ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो वेस्टर्न सोसाइटीज में मिलेंगे। अब आज ये हो रहा है कि दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज स्लोली स्टार्टेड एंटरिंग इनटू the Indian society. Sometimes branding or labeling our parents as bad parents, violating human rights, violating emotional stabilities of the children. Indian moral code, सिर्फ इंडियन पेरेंट्स का टफ होना सिर्फ सैक्रिफाइजल सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट टू एन एक्सटेंट वी ऑल्सो सी दैट इंडियन मॉरल कोड इज ऑल्सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाउ इज दैट? इंडियंस के अंदर हमेशा एक चीज रही कि हमेशा उनकी लाइफ वॉज गाइडेड बाय धर्म। जो धर्म है उसके अधीन चलती थी पूरी लाइफ, चाहे वो खान पीन के हैबिट्स हो, चाहे वो बाल बनाने के हैबिट्स हो, कपड़े पहनने के तरीके हो, या तिलक लगाने का तरीका हो, या मंदिर मस्जिद या दरगाह जाने का तरीका हो। हमेशा हमारी लाइफ किसी ना किसी एक प्रिंसिपल्स, धार्मिक एस्पेक्ट से कनेक्टेड रही। धर्म यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस नहीं है, इट कुड बी योर कास्ट ड्यूटी, इट कुड बी योर कल्चरल ड्यूटीज, इट कुड बी योर जेंडर ड्यूटीज। इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रखी इंडियन पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा एक एथिकल वाइब रहती थी सोशलाइजेशन के अंदर कि अपनी खुशी के लिए किसी की दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है। इस इंडियन मॉरल कोड से हुआ यह कि इंडियन पेरेंट्स तो बन गए सैक्रिफाइस। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्टेड वैल्यूइंग सैक्रिफाइस, क्योंकि सैक्रिफाइस करने से शायद एक आदमी बड़ा माना जाता था, एक आदमी सही माना जाता था। लेकिन आज के समाज में होने ये लगा कि ये सैक्रिफाइस तो बच्चों को दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ में चिल्ड्रन, जो आज के जो बच्चे हैं, दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ लव, दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। उन्हें अपने पेरेंट्स से सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स से टाइम चाहिए। पापा 10 लाख रुपए कम कमा लेना, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। एनिमल जैसी पिक्चर्स आपने देखी थी कि पेरेंट्स पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि मुझे पापा ने वक्त नहीं दिया। वो बहुत फेमस डायलॉग तुम्हें पता होगा ना, अनिल कपूर और रणवीर कपूर के बीच में, कि किस तरीके का व्हेन दे चेंज देयर पोजीशंस। क्यों? बिकॉज वक्त नहीं दे पाए। सो दे एक्सपेक्ट टाइम ऑफ द पेरेंट्स, दे एक्सपेक्ट कि ओके देयर चिल्ड्रन शुड लार्जली अंडरस्टैंड दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर देयर वेल बीइंग। और इसके कारण होती है, दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के भी काफी स्कोप बढ़ जाते हैं, and leading to different forms of conflicts in the modern society. अब अगर मैं इंडियन पेरेंट्स को मदर और फादर को डिवाइड करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है मेरे नजरिए से कि इंडियन पेरेंट्स के अंदर फादर जो था
he was always trained since his childhood to be a provider, to be a man of the family, to be the controller. तो फादर की पर्सनालिटीज काफी ऑटोक्रेटिक होने लगी, काफी कंट्रोलिंग नेचर की होने लगी। और इंडियन मदर्स को हमेशा से यह समझाया गया कि उन्हें सैक्रिफाइस करना है। जब वो फादर के घर में थी तो बड़े भाई के लिए, छोटी बहन के लिए या मां बाप के लिए सैक्रिफाइस किया, हस्बैंड के घर में आई तो हस्बैंड के लिए सैक्रिफाइस किया, और जब बच्चे हो गए तो उन बच्चों के लिए भी सैक्रिफाइस करना पड़ा, अपने इमोशंस को दबाना पड़ा। और एक मदर जिसने अपने इमोशंस को इतनी सदियों से दबाया है, हाउ कैन दे एक्चुअली अंडरस्टैंड और बी सो इमोशनल विद देयर रिस्पेक्टिव चिल्ड्रन। तो इसका कुल मिला के नतीजा कुछ ऐसा सा निकला कि इंडियन पेरेंट्स के अंदर लव का मतलब हो गया फादर के लिए सैक्रिफाइस। मैं तुम्हारे लिए पैसा कमा रहा हूं ना, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी, अच्छी परवरिश दे रहा हूं ना, यही तो मेरा प्यार है। और इंडियन मदर्स के लिए प्यार का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाना, अपने बच्चों के लिए करना। तो अगर आज भी आपकी मम्मी अपना निवाला आपके प्लेट में डाल रही है ना, तो याद रखना यार, हो सकता है आप उन्हें ट्रेडिशनल मानो, लेकिन इतने सालों और सदियों का सोशलाइजेशन ऐसा रहा है कि शायद उनकी आज भी परिभाषा उसी की है। फॉरगेट अबाउट अदर्स यार, आई एम टॉकिंग अबाउट माई वाइफ। मेरी वाइफ भी आज भी ऐसे बच्चों के लिए करती है। शी इज वेल एजुकेटेड, शी इज मॉडर्न वुमेन, बट येट कहीं ना कहीं वो अंश रह जाएंगे, क्योंकि वो सोशलाइजेशन इतना स्ट्रांग था एक टाइम पे कि सम ऑफ इट्स वुड सब्टली बी देयर इन योर अनकॉन्शियस माइंड। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंडियन पेरेंट्स, एक और चीज जो इंडियन पेरेंट्स में दिखाई देती है कि इंडियन पेरेंट्स का एक और सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक, वेदर इट इज मेन और वेदर इट इज वुमेन, दैट इज मदर और फादर, यहां पे एक और चीज दिखाई देती है कि गिल्ट और अफेक्शन के बीच में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कंफ्यूजन पेरेंट्स के साइड से नहीं है, ये कंफ्यूजन बच्चों के साइड से। और इसके कारण आज बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आती है फादर, मदर और चिल्ड्रन के बीच में। कैसे? जब एक माँ बाप या एक पेरेंट बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया यार, बच्चा इसे समझता है इमोशनल ब्लैकमेल, बट रियलिटी में ये तरीका था ये बताने के लिए यार हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन बच्चा क्योंकि एक इमोशनल सोसाइटी में रहता है, उसे लगता है कि यार ये तो ब्लैकमेल है, ये तो आपने अपनी ड्यूटी निभाई। तो दोस्त, अगली बार अगर आप में से कोई बच्चा ये बोलता है अपने पेरेंट्स को, तो ये बात याद रखना, सब उनके लिए वही प्यार था। तो जिस प्यार की तुम कामना कर रहे हो, वो प्यार तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें दिया था, लेकिन तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, पेरेंट्स को वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना प्यार दिखाई देता था कि मेरा बेटा एक दिन समझेगा कि मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। अब इस असमंजस में बच्चा उसे गिल्ट मान लेता है, और कोई उसे अफेक्शन मान लेता है, तो कोई उसे मिसअंडरस्टैंडिंग मान लेता है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम्स। और इसके कारण जो आज हमारा ट्रांजिशन है, देखा होगा श्रीकांत और उसकी फैमिली मैन के अंदर किस तरीके से बच्चे और फादर का बीच का कॉन्वर्सेशन अलग होता है। हो सकता है आपके पिताजी अगर ये देख रहे हो, मेरे पिताजी ये देख रहे हो, तो बोले कि मेरा बच्चा अगर बदतमीजी से ऐसे बात करता तो मैं तो उसे बट ये ट्रांजिशन है आज। इस ट्रांजिशन के अंदर हम देखते हैं द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड। ये ट्रांजिशन कैसे दिखता है? देखो, आज का समाज जो है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसके अंदर जो बच्चे हैं, जेन जी स्पेशली, वो पले बड़े हैं, गलती उनकी भी नहीं है, जिस समाज में रहे उसी समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखे। और समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हो क्या रहा है, बच्चे जो हैं एक इमोशनल इकोनॉमीज में है। आज आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंटली फील भी करते हो और एक्सप्रेस भी करते हो। दूसरी चीज सेल्फ एक्सप्रेशन कल्चर है। आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सप्रेस करें, प्यार करते हो तो एक्सप्रेस करे, दुश्मनी है तो एक्सप्रेस करे। It's difficult to understand the silence as a language today. Silence may have been a language, but today it is at the best a confusion. Restricted code, जहां पे समझ में नहीं आता ये साइलेंस का मतलब प्यार है, दुलार है, दुख है या घृणा है। और तीसरी चीज प्रेजेंट टाइम ओरिएंटेशन है बच्चों की। अरे पापा, आज की लाइफ आज के ऊपर सोचते हैं ना, क्यों रिटायरमेंट की बात की प्लान कर रहे हो, आज जीते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आज के बच्चे पल बढ़ रहे हैं, ऐसे समाज में आज के बच्चे पल बढ़ रहे हैं। बट रिमेंबर, तुम्हारी अगर गलती नहीं है तो पेरेंट्स की भी नहीं है। क्यों? पेरेंट्स एक अलग तरीके की सोसाइटी में पले बड़े हुए, जहां पे साइलेंस का मतलब लव हुआ करता था, सैक्रिफाइस और ड्यूटी का मतलब प्यार माना जाता था, इमोशन का मतलब वीकनेस मानी जाती थी, और वहीं पे वो सर्वाइवल इरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि तुम्हें जिंदा रखना है। शायद इसीलिए एक जमाने के अंदर 8-8, 9-9 बच्चे पैदा होते थे। उधर प्यार का कॉन्सेप्ट नहीं था, उधर यह था कि उनको जिंदा कैसे रखा जाए।
और इस पूरे की पूरी चीज के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंट टाइप के मनमुटाव होते हैं। कुछ इस हद तक चले जाते हैं कि पेरेंट्स को बैड करार दे दिया जाता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस लेट्स बी वेरी क्लियर विथ रेस्पेक्ट टू वन फैक्ट, इंडियन पेरेंट्स आर नॉट बैड, because the society changed faster than emotional education, because of this cultural lag we often see these conflicts। तो conflict जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में है वो इसलिए नहीं कि बच्चे खराब है या पेरेंट्स खराब है, दोनों की गलतियां नहीं है, दोनों डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में पले बड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि शायद हम बदल ज्यादा जल्दी गए, लेकिन हमारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी उतनी जल्दी नहीं बदली। ऑगबर्न की कल्चरल लैग थियरी आती है, वेयर द मटेरियल कल्चर चेंजेस एट द फास्टर पेस, टेक्नोलॉजी ज्यादा जल्दी बदलती है कंपेयर टू वैल्यूज। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स तो आए लेकिन वो वैल्यूज नहीं बदली, तो हमने कंप्यूटर्स भी कुंडली बनाने के लिए यूज किए। ये है कल्चरल लैग, एंड इट इज दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ कल्चरल लैग। डोंट ब्रांड जेन जी एज बैड चिल्ड्रन, और their parents are orthodox, no, both belong to different world view। तो लेट्स बी क्लियर कि इंडियन पेरेंट्स आर नॉट एन इशू, इंडियन चिल्ड्रन आर नॉट एन इशू। रियलिटी हमारे समाज की कुछ ऐसी सी है, पेरेंट्स लव्ड अस द वे दे वर टॉट, they never hugged us because they were busy providing floor under our feet। They never said I love you because they believed that saying I love you is through fulfilling our duties। So understand your parents। It's before branding your parents as bad, before branding your parents as autocrats, orthodox, try to understand them, because the reality of Indian parenting is this, that we are evaluating our Indian parents from Western perspectives। सच तो ये है कि इंडियन पेरेंट्स डिड नॉट लैक लव, ऐसा नहीं उन्हें प्यार करना नहीं आता, इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव द लैंग्वेज फॉर लव, और मे बी देयर लैंग्वेज ऑफ लव इज सच दैट द प्रेजेंट जनरेशन फील्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज। तो मेरे सारे पेरेंट्स से गुजारिश भी यही है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव आप भी हो जाओ, और मेरे सारे बच्चों से गुजारिश ये भी है कि थोड़ा सा साइलेंस आप भी समझो। अगर ये वीडियो लगा कि इट हिट यू हार्ड, इट वाज योर स्टोरी, डू शेयर दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऐसे ही सीरीज, ऐसे ही आर्टिकल्स लेके आते हैं जिससे हम हमारे समाज को थोड़ा सा बेहतर समझ सकें, या फिर कोशिश तो ये भी है कि समाज को थोड़ा सा और बेटर बना सकें। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।